पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट का स्पेशल शो आपके नेता कौन। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर एसोसिएट एडिटर चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर सीधे चलते हैं अब चुनावी विश्लेषण पर। बिहार इस वक्त 2025 के चुनावी मोड में है, इसलिए बिहार के हर विधानसभा की रिपोर्ट कार्ड आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पहले हम आपको दिखाएंगे हर विधानसभा क्षेत्र की पूरी सियासत। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात सासाराम लोकसभा क्षेत्र के 6 विधानसभाओं की होगी, जिनमें मोहनिया, भभुआ, चैनपुर, चेनारी, सासाराम और करहगर विधानसभाओं की बारी बारी से चर्चा करेंगे। आपको बताते चले कि सासाराम संसदीय क्षेत्र में 3 विधानसभा सीट कैमूर जिले में है और बाकी के 3 सीट रोहतास जिले में है। सबसे पहले बात करेंगे सासाराम विधानसभा की। तो देखिए, सासाराम बिहार के रोहतास जिले का प्रशासनिक मुख्यालय है, जिसे 1972 में शाहाबाद जिले से अलग कर बनाया गया था, जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित भी है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र सासाराम और तिलौथू प्रखंडों से मिलकर बना है। 16वीं शताब्दी में जब इसके शासक शेर शाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को हराया, तब सासाराम सूरवंश की राजधानी बनी और भारत पर शासन किया। सासाराम में मुख्य रूप से धान, गेहूं, मक्का, जौ, खेसारी, चना और पटसन की खेती होती है। इसके अतिरिक्त गन्ना भी इस क्षेत्र में काफी मात्रा में उगाया जाता है। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, सासाराम का क्या है चुनावी इतिहास? 2015 की बात, और 2015 में अशोक कुमार आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। 82,766 वोट इन्हें मिलता है। इनका वोट शेयर 48%। जवाहर प्रसाद बीजेपी से चुनाव लड़े थे और 63,154 वोट इन्हें मिला था और वोट शेयर इनका 36%। कृष्ण कुमार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर 9,247 वोट इन्होंने प्राप्त किए थे। वोट शेयर इनका 5% रहा था। 2020 के चुनाव में विजय गुप्ता आरजेडी से यहाँ चुनाव जीते। 83,303 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर 46.54%। अशोक कुमार जदयू से चुनाव लड़ते हैं। 56,880 वोट इन्हें मिलता है। इनका वोट शेयर 31.78%। और रामेश्वर प्रसाद जो है लोक जनशक्ति पार्टी से 2020 में चुनाव लड़े थे। 21,426 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर इनका 11.97% था। सर, यहाँ का जातिगत समीकरण क्या कुछ है? देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति के मतदाता 17.55% हैं। मुस्लिम मतदाता यहाँ पर 15.20% हैं और ये दोनों निर्णायक भूमिका में यहाँ पर रहते हैं। कुशवाहा समुदाय के वोटर निर्णायक माने जाते हैं, लेकिन यहाँ राजपूत हैं ही, यादव तो बता ही दिए। मुस्लिम वोटर भी का समर्थन जरूरी होता है चुनाव जीतने के लिए। इनके बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। मुद्दे सर क्या हैं? देखिए, मुद्दा में एक तो सबसे है यहाँ पर अतिक्रमण का है सवाल। दूसरा है ट्रैफिक जाम की बड़ी समस्या है। 2 यहाँ पे मुद्दे हैं। और जैसे अस्पताल वगैरह तो है, जो कि शहरी क्षेत्र भी है इसमें, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी स्वास्थ्य सेवा में, इस पर सवाल समय समय पर उठते रहते हैं। तो ये सब चुनावी मुद्दा हो सकता है इस बार। तो धुरंधर कौन है प्रत्याशी? देखिए, यहाँ से राजद से विजय गुप्ता और जदयू से अशोक कुमार हैं। और रामेश्वर प्रसाद के बारे में भी चर्चा है कि हुलुक बुलुक कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं चांस कि अगर मिल जाए तो चुनाव हम लड़े। अब यह है कि रामेश्वर प्रसाद को भाजपा देती है, लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़े थे, तो 2020 का सब अपने दर्शकों को याद ही होगा। इस बार भाजपा देगी, इन पर विश्वास करेगी नहीं करेगी यह कहना मुश्किल है। जदयू की सीट है ये, और उलटफेर की उम्मीद कम है कि बीजेपी के पास ये सीटें जाए, क्योंकि जदयू नहीं छोड़ना चाहेगी इस सीट को। तो ये है संभावित में 3 बड़े नाम है यहाँ पर। और उधर से महागठबंधन विजय गुप्ता।
चलिए, अंत में सर इस विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए एक तो यहाँ पे आरजेडी यहाँ मजबूत बनी हुई है, लगातार जो है जीत हासिल होती रही है आरजेडी को। लेकिन और यही जो जीत है, बार बार जीत जो हो जा रही है, तो इससे एक एंटी इनकम्बेंसी वाला भी फैक्टर है। तो अगर जदयू उस पर बढ़िया काम करे, एनडीए के लोग अगर काम करें और जो जातीय समीकरण है उसको अगर साथ लिया जाए तो बात बन सकती है, एनडीए फतह कर सकता है। ऐसा नहीं है कि इस किला को ढहा नहीं जा सके, ढहा जा सकता है, लेकिन जातीय समीकरणों को यहाँ साधना होगा। 1-to-1 फाइट है जदयू में। तो चलिए अब चर्चा चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, चैनपुर विधानसभा क्षेत्र कैमूर जिले के चांद, चैनपुर और अधौरा प्रखंड के साथ साथ भगवानपुर प्रखंड के कई पंचायतों से मिलकर बना हुआ है। आपको बताते चले कि मूलतः यह गांव मलिकपुर कहलाता था, जिसका नाम जमींदार मलिक खान के नाम पर पड़ा। चैनपुर की स्थापना 1600 के दशक की शुरुआत में हुई थी। ऐतिहासिक रूप से समृद्ध यह क्षेत्र शेर शाह सूरी के दामाद बख्तियार खान के मकबरे का भी स्थान है। इसके अलावा यहाँ पवित्र हरसू ब्रह्म स्थान भी है, जो एक अद्भुत किंवदंती से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि ब्राह्मण पुजारी हरसू पांडे की मृत्यु के बाद अपने चिता से जीवित हो गए थे। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है चैनपुर का चुनावी इतिहास? देखिए, 2015 में ब्रिज किशोर बिंद बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़े थे और जीते भी, विधायक बने। 58,913 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर 33% था। मोहम्मद जमा खान बीएसपी से चुनाव लड़े, 58,242 वोट मिले। वोट शेयर इनका 33% था। महाबली सिंह जदयू से चुनाव लड़े थे और 30,287 वोट मिले थे। वोट शेयर 17% इनका था। 2020 में मोहम्मद जमा खान जो है आपको बहुजन समाजवादी पार्टी से फिर चुनाव लड़ते हैं और बढ़िया समर्थन जनता का इनको मिलता है। 95,245 वोट मिले, विधायक बन गए, ये मंत्री भी हैं अभी। वोट शेयर 46.24%। और इधर ब्रिज किशोर बिंद जो है वह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े थे। 70,951 वोट मिले इन्हें। वोट शेयर इनका 34.45%। नीरज पांडे भी यहाँ पर चुनाव लड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। 13,119 वोट मिले थे और इनका वोट शेयर था 6.37%। और सर, यहाँ के चैनपुर विधानसभा के जातिगत समीकरण क्या कुछ है? देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जातियों की जो कुल जनसंख्या है वो है आपको 20.06% है। अनुसूचित जनजातियां भी यहाँ पर हैं, 4.87% है। मुसलमान की भी आबादी है यहाँ पर, 14.52% है। ये जातीय समीकरण है जो निर्णायक भूमिका निभाने वाले जो जातियां हैं उसका हम जिक्र करें। चैनपुर विधानसभा के मुद्दे क्या कुछ है सर? मुद्दा यहाँ पर जैसे अघौरा पहाड़ी पर पेयजल की समस्या है, पहाड़ी इलाका है तो वहाँ ये है। बिजली की समस्या है, अच्छे शिक्षण संस्थान को लेकर है, घोर अभाव है यहाँ पर। उच्च शिक्षा की जो कमी कहा जाता है वो है, और खास्ता हाल स्वास्थ्य व्यवस्था भी यहाँ पर है। खेतों की सिंचाई को लेकर भी सवाल उठते रहते हैं यहाँ पर। इसके बाद दो प्राचीन चीज़ें हैं यहाँ पे। एक तो माँ मुंडेश्वरी का प्राचीन मंदिर है, एक आप जिक्र भी कर रहे थे बख्तियार खान जो है का मकबरा भी यहाँ पर है। तो उसको मतलब उसके जीर्णोद्धार हो, पर्यटन स्थल के रूप में वह डेवलप हो, इसकी भी मांग जो है यहाँ पर। और सर, प्रत्याशी जो यहाँ से तैयारी कर रहे हैं? देखिए, एनडीए से मोहम्मद जमा खान मंत्री हैं, शानदार काम करते हैं और इनको लेकर इनकी छवि जो है हर समाज में, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि जो मुस्लिम ही मतलब सभी वर्गों में इनका समर्थन है जमा खान को। बेबाक अंदाज के मंत्री। हाँ, शानदार अंदाज है। काम भी इन्होंने अच्छा किया है। जो हम लोग जमीनी बात तो हम लोग पता करते हैं ना, तभी ना आप लोग के सामने रखते हैं। तो जमीन से यही बात कि बहुत शानदार इन्होंने काम किया है
और फिर से जदयू नीतीश कुमार इन पर भरोसा कहा यही जा रहा है कि नीतीश कुमार फिर भरोसा जताएंगे और इन्हीं को मैदान में अपना योद्धा बनाएंगे। ब्रिज वगैरह बनवा रहे हैं। हाँ, कई काम हमारी बात भी हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था जैसे हाँ कुछ इलाकों में मोबाइल पे, अब आज के ज़माने में अगर मोबाइल पे बात नहीं हो तो हाँ तो उसको क्या कहिएगा, प्रॉब्लम नहीं, टावर है ही नहीं, टावरे गायब, और टावर नहीं तो फिर हेलो हेलो कैसे होगा। और बिना मोबाइल आज के समय में कल्पना समझ जाइए कि कितनी दिक्कतें होती होंगी। तो कई क्षेत्रों में इस तरह की समस्या है, कनेक्टिविटी की समस्या है, कनेक्शन नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। तो उसमें जमा खान का कहना भी था कि हम इस पर काम कर रहे हैं, जहाँ नहीं है कई जगह टावर लगाए भी गए हैं, मोबाइल टावर। खास करके अघौरा का जो मसला है कि वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत है, तो कहा कि वहाँ एकदम काम चल रहा है, वहाँ होना है। तो एक मोबाइल टावर की भी समस्या है जिस पर ये काम कर रहे हैं। ग्लास ब्रिज भी वहाँ बना है, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो ये सब उनकी खास उपलब्धि है। सड़क तो बनवाए ही हैं, तो ये इसलिए जमा खान फिर से एनडीए के प्रत्याशी होंगे, इसकी बड़ी संभावना है। देखिए अब इसमें बहुत सारे नाम हैं, ब्रिज किशोर बिंद का नाम, महाबली सिंह का नाम, नीरज पांडे भी इधर उधर देख रहे हैं कि अगर इधर नहीं उधर से, उधर नहीं इधर से। तो ऐसे नाम आपको हम बता रहे हैं कि आपको इधर उधर से भी तरह तरह की चर्चा है। आधिकारिक रूप से इन लोगों ने, चाहे महाबली सिंह हो, ब्रिज किशोर बिंद हो या फिर नीरज पांडे हो, कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जो अंदर खाने की खबर यही है कि लोग अपना मौका तलाश रहे हैं, जहां से मौका मिलेगा ताल ठोक देंगे। ठीक। और सर अंत में इस पूरे विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए राय ये है कि जमा खान को काम को लेकर हम लोग अभी जिक्र कर रहे थे, तो उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है, लेकिन बड़ा सवाल है इसमें कि यहाँ से भाजपा भी 6 बार जीती है, तो भाजपा यह सीट छोड़ने को तैयार होगी नहीं होगी, तो एक ये लोगों का एंटीना वहाँ खड़ा हो जाता है कि जो सीटों को लेकर के बहुत तरह की चर्चा है ना, ये है। लेकिन हमको लगता है कि सहमति बन जाएगी। करीबी हैं हाँ, जमा खान चूंकि बहुजन समाजवादी पार्टी से लड़ते रहे हैं, बाद में इन्होंने अपनी पार्टी बदली, मतलब नीतीश कुमार के साथ आए, तो यही है कि इसमें थोड़ा सा कांटा भाजपा के साथ फंस सकता है जदयू का। लेकिन जमा खान एक अच्छे नेता हैं, एक अच्छे मंत्री, और उन्होंने विधायक के तौर पर बहुत बेहतरीन काम किए हैं, तो हो सकता है कि उतना ज़्यादा लफड़ा नहीं हो और जदयू के खाते में ये सीट रहे। मजबूत स्थिति में अभी एनडीए है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, एनडीए में बगावती लोग भी होंगे बहुत सारे, ठीक है। तो बगावती लोग अब कौन होते हैं, किस तरह से चुनाव लोग लड़ते हैं, ये एक एनडीए के लिए वहाँ खतरे की घंटी है, जो बगावती लोग खड़ा होंगे। चलिए अब बात चेनारी विधानसभा की। तो देखिए चेनारी विधानसभा क्षेत्र रोहतास जिले के नौहट्टा, रोहतास, चेनारी प्रखंडों और शिवसागर प्रखंड के कुछ गांवों को मिलाकर बना है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। आपको यह भी बताते चले कि दुर्गावती नदी और सोन नदी इस इलाके के लिए जीवन रेखा जैसी हैं। चेनारी का एक बड़ा हिस्सा रोहतास पठार पर स्थित है, जो विंध्याचल पर्वतमाला के पूर्वी छोर का हिस्सा है। इसकी पहाड़ी भौगोलिक संरचना बड़े सिंचाई परियोजनाओं के लिए चुनौतीपूर्ण बनाती है। चेनारी का इतिहास सासाराम से गहराई से जुड़ा है, जो शेर शाह सूरी की सत्ता का केंद्र था। चेनारी से लगभग 13 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित शेरगढ़ किला एक ऐतिहासिक धरोहर भी माना जाता है। अब सीधे इसके चुनावी विश्लेषण के लिए चंदन सर के पास। सर, क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? 2015 में यहाँ पर ललन पासवान राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव जीते, विधायक बने। 68,148 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 45%। मंगल राम कांग्रेस के प्रत्याशी थे, 58,367 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 39%। और रमेंद्र राम बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 5,455 वोट मिले थे। वोट शेयर इनका 4% था। 2020 में मुरारी प्रसाद गौतम यहाँ कांग्रेस से चुनाव लड़े, जीते, विधायक बने। 71,701 वोट इन्हें मिले। वोट शेयर 41.25
फीसदी। ललन पासवान जो है जदयू से चुनाव लड़े, 53,698 वोट मिले। वोट शेयर इनका 30.89%। चंद्रशेखर पासवान जो है एलजेपी से चुनाव लड़े थे, 18,074 वोट ये लाए थे। वोट शेयर इनका 10.40%। जातिगत समीकरण सर। देखिए यहाँ पर अनुसूचित जातियों के साथ साथ यादव भी हैं, कुशवाहा भी यहाँ पर हैं, मुस्लिम भी हैं और ब्राह्मण वोटर भी हैं। और ब्राह्मण वोटरों की भूमिका यहाँ बड़ी मानी जाती है। निर्णायक में कुशवाहा भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन ब्राह्मण वाला जो फैक्टर है वो एक मायने रखता है यहाँ पर। सर मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए यहाँ पर सड़कों की खराब स्थिति मुद्दा है, रोजगार जो पलायन होता है, खेती में गिरावट लोग कह रहे हैं, पलायन आपको बता ही दिए, ये प्रमुख मुद्दा यहाँ पर है। और फिर इस चुनाव में भी ये मुद्दा गूंजेगा यहाँ पर। और सर यहाँ से प्रत्याशी कौन कौन मैदान में है? देखिए मुरारी प्रसाद गौतम, लेकिन मुरारी प्रसाद गौतम अब एनडीए के पाले में आ चुके हैं, तो वो कहानी बताने की ज़रूरत है नहीं। तो उनकी स्वाभाविक दावेदारी, पाला भी बदले नहीं, अब विधायक सीटिंग तो है ही। तो लोकसभा में वोट बहुत ज़्यादा नहीं आया था। हाँ, उन पर सवाल खड़ा है। तब देखिए, लेकिन इधर से उधर गए हैं तो एनडीए के प्रत्याशी वो हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि तब ललन पासवान क्या करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। तो दो नाम वहाँ से दिख रहे। हो सकता है कि ये खेल हो जाए कि मुरारी प्रसाद गौतम और ये ललन पासवान आमने सामने इस चुनाव में हो जाए। तो दो बड़े चेहरे हमको यहाँ पर दिख रहे हैं फिलहाल। और सर अंत में इस पूरे विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए एकदम जबरदस्त यहाँ पर टक्कर होगी, आपको जबरदस्त टक्कर होगी। मतलब एनडीए में और महागठबंधन में यहाँ पर होना है। राजद की स्थिति यहाँ लेकिन मजबूत है। अब देखना है कि कैसे जो जातीय समीकरण है उसको कैसे एनडीए के लोग कैसे कांग्रेस से सीट छीना सकता है। कांग्रेस चूंकि भागा भागी जो हो गया ना, तो हो सकता है कि आरजेडी के लोग इस पर निगाह डाल के रखे हों कि ले ले। लेकिन जो हम इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ आरजेडी मजबूत है कि जो वोट का समीकरण है और जिस तरीके से शाहाबाद में कुशवाहा उलट गए थे, परिस्थिति जो भी है उसके लिए बहुत सारी कहानी नहीं, लेकिन अगर वही चूंकि प्लॉट फिर वही लिखने की कोशिश लालू जी के द्वारा हो रही है, तेजस्वी यादव के द्वारा, अगर वो चीज़ें हो गई तब फिर इसीलिए हम कह रहे हैं कि मजबूत है, तो कांग्रेस से कहीं छीन नहीं ले। कांग्रेस और आरजेडी के बीच में सीटों को लेकर बहुत ये है, उठापटक का दौर है। तो यहाँ मजबूत, या सीधी बात, महागठबंधन मजबूत है। तो चलिए अब चर्चा भभुआ विधानसभा की। तो देखिए भभुआ बिहार के कैमूर जिले का एक शहर और जिला मुख्यालय है। माना जाता है कि भभुआ की स्थापना 1532 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने की थी। भभुआ का ऐतिहासिक महत्व मुंडेश्वरी मंदिर और कैमूर की पर्वत श्रृंखला से जुड़ा हुआ है। यह स्थल प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक विरासत के लिए भी जाना जाता है। यह क्षेत्र कर्मनाशा और दुर्गावती नदियों से घिरा हुआ है, जो कैमूर की पहाड़ियों से निकलती है और क्षेत्र की कृषि और सिंचाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भभुआ विधानसभा क्षेत्र भभुआ और रामपुर प्रखंडों से मिलकर बना हुआ है। अब इसके विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर भभुआ का क्या है चुनावी? 2015 में यहाँ पर आनंद भूषण पांडे बीजेपी से चुनाव लड़े थे, जीते भी, विधायक बने। 50,768 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 35% था। डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह जदयू से चुनाव लड़े थे, 43,024 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 29% था। और इधर भरत बिंद बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी से चुनाव लड़े, 29,983 वोट मिले थे। वोट शेयर इनका 20% था। 2020 में भरत बिंद जो है आरजेडी से चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं चुनाव। 57,561 वोट मिले। वोट शेयर इनका 32.98%। रिंकी रानी पांडे चुनाव लड़ी थी,
2020 में भारतीय जनता पार्टी से 47,516 वोट इन्हें मिले थे। 27.22% इनका वोट शेयर था। वीरेंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से लड़े थे, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से, आरएलएसपी से। 37,014 वोट मिले थे इनको। इनका वोट शेयर 21.21% था। सर जातिगत समीकरण क्या है भभुआ का? देखिए यहाँ पर कोयरी, कुर्मी जैसे पिछड़ी जातियाँ प्रभावशाली हैं वोटर के लिहाज से। ब्राह्मण भी हैं, कायस्थ भी हैं, यहाँ पर दलित भी हैं और मुस्लिम समुदाय के भी वोटर निर्णायक उपस्थिति है यहाँ पर। और सर यहाँ के मुद्दे क्या कुछ हैं? देखिए यहाँ पर शिक्षा है मुद्दा, रोजगार भी मुद्दा है। बारिश के दिनों में जो ये विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग जगहों पर यहाँ जल जमाव को लेकर भी शिकायत रहती है, बड़ी समस्या है। लोग इससे मुक्ति चाहते हैं। सदर अस्पताल यहाँ है लेकिन सुविधाओं का अभाव है। लोगों को जरूरत पड़ने पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चुनावी मुद्दे हैं यहाँ पर। भभुआ के सर लड़ाके धुरंधर कौन? देखिए भारत बिंद, रिंकी रानी पांडे, ये 2 धुरंधर हो गए। वीरेंद्र कुमार सिंह, लग रहा है लोग बहुत तरह की चर्चा है। भी तो आए हैं तो उनको भी तो तो भाजपा से लेकर हैं कि प्रबल दावेदार वो, और रिंकी रानी पांडे भी दावेदार है हाँ भभुआ से। वीरेंद्र कुमार सिंह को लोग चर्चा है, आधिकारिक हम नहीं कह रहे हैं, अभी चर्चा है। देखिए सियासत है ना, इधर उधर होते रहता है। पर्दे के पीछे भी बहुत बातें होती है कि कहीं आरजेडी में नहीं चले जाए, उस तरफ से नहीं ताल ठोके। देखिए क्या होता है, ये चर्चे वाली बात कह रहे हैं, आधिकारिक नहीं। ये रितेश पांडे, अरे भाई भोजपुरी के दुनिया के जो है, जो बीजेपी में ताक झांक कर रहे थे, फिर वो कौन तो पार्टी में चले गए हैं, छोड़िए उस पार्टी का नाम। तो ये इनका भी है कि ये चुनाव लड़ेंगे। अब कैसे लड़ेंगे पता नहीं। तो इनको मानिए कि निर्दलीय नहीं, ऐसी पार्टी क्या है, निर्दलीय, ठीक है। बहुत सारा पार्टी था तो आई और गई, तो उसमें इसको इनको मान लीजिए कहीं निर्दलीय लड़ जाए, क्योंकि भाजपा में इनकी बात बनी नहीं। भभुआ विधानसभा को लेकर आपके क्या राय हैं? देखिए भभुआ विधानसभा में श्याम नारायण पांडे हो गए, डॉक्टर प्रमोद सिंह को 3 बार जो है इन लोग को मौका मिला यहाँ से प्रतिनिधित्व करने का, ये लोग विधायक बने। और यहाँ हुआ क्या कि समीकरण बदल गया। आरजेडी से चुनाव जीते थे भारत बिंद, लेकिन ये पाला बदल लिए, आ गए बीजेपी का दामन थाम लिए, तो समीकरण बदल गया है। अब ये चूँकि सीटिंग है, पाला बदले हैं, तो ज़्यादा जिक्र हम लोग किए ही थे, तो यहाँ समीकरण एकदम उलट गया है। अब ये परीक्षा की घड़ी होगी ये चुनाव। अच्छा। ये भारत बिंद के लिए भी और भाजपा के लिए भी, एनडीए के लिए भी, कि अगर उतारती है तो इधर से उधर तो बदल लिया, वोटर इधर से उधर होते हैं कि नहीं, उनके साथ आते हैं कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मोहनिया शब्द का शाब्दिक अर्थ है मोहने वाला या आकर्षित करने वाला, अर्थात ऐसा क्षेत्र जो मन को मोह ले। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली मोहनिया विधानसभा सीट कैमूर जिले के अंतर्गत आती है, जो कि अनुसूचित जाति के लिए सुरक्षित है। यह विधानसभा क्षेत्र कुदरा और मोहनिया प्रखंडों से मिलकर बना है। यहाँ धान, गेहूं, मक्का और दालें जैसे अरहर, उड़द, मूंग, चना, मटर, मसूर और खेसारी की खेती होती है। इसके अलावा यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियां और फल भी उगाए जाते हैं। अब इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, मोहनिया का क्या है चुनावी कि 2015 में निरंजन राम बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़े, विधायक बने। 60,911 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 43% था। संजय कुमार कांग्रेस से चुनाव लड़े, 53,330 वोट मिले थे। वोट शेयर इनका 38% था। और राम बीएसपी से चुनाव लड़े थे, 9,921 वोट मिले। वोट शेयर इनका 7% था। 2020 में संगीता देवी आरजेडी से चुनाव लड़ी और 61,235 वोट लाई थी। वोट शेयर इनका 37.84%। निरंजन राम जो है भाजपा से चुनाव लड़े और इनका जो है इनको वोट मिले 49,000
181 वोट मिले। वोट शेयर इनका 30.39%। सुमन देवी भी यहाँ चुनाव लड़ी आरएलएसपी से, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से। 39,855 वोट मिले। वोट शेयर इनका 24.63%। सर क्या है मोहनिया विधानसभा क्षेत्र की जातिगत समीकरण? यादव, कोयरी, रविदास, मुस्लिम, पासवान, ब्राह्मण, ये सब वोटर जो है सो मजबूत स्थिति में है। जो जिधर झुक जाए उसमें आपको जो कोयरी अहम कहिए, कोयरी और ब्राह्मण। अच्छा, ब्राह्मण। हाँ, कोयरी और ब्राह्मण अगर एकजुट होकर जिधर देखते नहीं है, अगर एनडीए की तरफ वोट हो जाए तो ये हो जाए। वैसे रविदास समुदाय भी है, पासवान भी यहाँ पर उल्लेखनीय है, मुस्लिम तो हैं ही। मुद्दे सर क्या कुछ है यहाँ? देखिए, मोहनिया के लिए जो है मुद्दा अगर कहिएगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, और इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर इस बार मुद्दा बनेगा चुनावी। और खेती के लिए, धान की खेती के लिए, ये तो पूरा इलाका ही धान की खेती के लिए है। हम धान की, चूँकि हर जगह सागर जी आपको जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ कौन सी फसलें होती हैं, इसलिए हम नहीं आ रहे थे उस पर। लेकिन धान की जो खेती होती है उसको लेकर के माने किसानों की तरह तरह की शिकायत रहती है। अब जैसे धान की रोपनी का समय है, धान अब बड़ा होगा, अभी रोपनी का समय है। धान का जब पौधा बड़ा हो जाता है, जब फसल बड़ी होती है तो क्या होता है, फिर यूरिया चाहिए ना, खाद चाहिए ना, उर्वरक। तो उस समय में बड़ी आपाधापी इस इलाके में, अरे खादें नहीं, अगर खाद है तो ब्लैक, ये वो रेट बढ़ गया, तो किसान परेशान होते हैं। तो किसान चाहते हैं, ये धान का कटोरा का ही सब ना इलाका है भाई, किसान चाहते हैं कि उनको मुकम्मल व्यवस्था हो। सिंचाई का मुद्दा है यहाँ पे बढ़िया, और सबसे उर्वरक जब समय पे, तो ये सब चुनावी मुद्दा यहाँ बन सकता है। शिक्षा, स्वास्थ्य हम हर जगह बता ही रहे हैं, तो वो तो है ही सब जगह मुद्दा कि अच्छे शिक्षण संस्थान की लोग बाट जोड़ रहे हैं। सर ले में दावेदार कौन कौन? देखिए, एक तो संगीता देवी, ये भी पाला बदल ले नहीं, बिना आई थी, बाप रे, वो 30 लोगों को याद है, आई एकदम भगवा गमछा ओढ़ करके। नहीं, चलिए उस पर नहीं जाते हैं। संगीता देवी बन गई थी, हाँ, पर तब वो दृश्य है वो सब। तो यहाँ से एनडीए से संगीता देवी है, निरंजन राम की भी चर्चा है, लेकिन प्रबल दावेदारी अगर उस हिसाब से कहेगा तो संगीता देवी की। इधर से सुमन देवी भी ताक झांक कर रही है कि हमको इधर नहीं हुआ तो उधर। तो यहाँ समीकरण बदलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें उल्टी पुल्टी हो गई ना, इधर से लोग इधर चले आए संगीता देवी की वजह से। तो ये 3-4 ऐसे नाम हैं जो चुनाव में आपको दम ठोकते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो मोहनिया को लेकर आपकी क्या राय है? देखिए, यही संगीता देवी के पाला बदलने की वजह से एक अलग तरह का समीकरण यहाँ खड़ा हो रहा है। लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं कि इधर चली गई तब ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो भाजपा के लिए भी, एनडीए के लिए भी और संगीता कुमारी के लिए भी ये चैलेंज है कि आई तो वोट इधर आता है कि नहीं उनके साथ, अगर वह प्रत्याशी बनती हैं तो। ये चैलेंज है, समीकरण सधता है कि नहीं सधता है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए अब अंत में बात कर लेते हैं रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र की। तो देखिए, करगहर विधानसभा क्षेत्र करगहर, कोचस और शिवसागर प्रखंड के 6 पंचायतों से मिलकर बना है। इसके चुनावी विश्लेषण के लिए सीधे चंदन सर के पास। सर, क्या है यहाँ का चुनावी इतिहास? देखिए, यहाँ पर 2015 में वशिष्ठ सिंह जदयू से चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं। 57,018 वोट इन्हें मिलते हैं। वोट शेयर इनका 32%। वीरेंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से चुनाव लड़े थे, 44,111 वोट इन्हें मिले थे। वोट शेयर इनका 25%। आलोक कुमार सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े, बढ़िया वोट लाए थे, 27,454 वोट इन्हें मिले थे। इनका वोट शेयर जो था वो 15% था। 2020 में संतोष कुमार मिश्र यहाँ से कांग्रेस से चुनाव लड़े, जीते, विधायक बने, 59,763 वोट मिले। इनका वोट शेयर 30.76%। संतोष कुमार मिश्र का। वशिष्ठ सिंह फिर जदयू से चुनाव लड़े और इनको मिला 55,680 वोट। वोट शेयर इनका 28.66%। उदय प्रताप सिंह जो है बीएसपी से चुनाव लड़े थे और इनको मिला 47,321 वोट। वोट शेयर इनका 24.35%। जातिगत समीकरण सर क्या है यहाँ का?
देखिए यहाँ पर करगहर में कुर्मी मायने रखता है। हाँ, कुर्मी मायने, कुर्मी वाला सीट है, एकदम कुर्मी लैंड है ये, ठीक है। वैसे कुशवाहा भी हैं, राम भी हैं और यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, ठीक है। लेकिन कुर्मी लैंड है एकदम ये। ब्राह्मण जीत रहे हैं। हाँ, तो ये वो तो सियासी समीकरण बैठता है ना, गठबंधन का समीकरण बैठता है। और मुद्दे सर क्या कुछ है? देखिए मुद्दे यहाँ पर वही हैं, शिक्षा, बेहतर शिक्षण संस्थान की ज़रूरत, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, सड़कों को लेकर भी सवाल कि सड़कें जितनी अच्छी होनी चाहिए वह नहीं, स्वास्थ्य व्यवस्था, तो ये सब मुद्दा यहाँ पर भी है। प्रत्याशी कौन है सर यहाँ से? देखिए ज़्यादा उम्मीद है और चूँकि विनिंग है तो संतोष कुमार मिश्र कांग्रेस से, मतलब महागठबंधन से। इधर 2-3 नाम हैं आपको एनडीए से, जदयू के खाते में यह सीट रहेगी, ज़्यादा उम्मीद यही है। वशिष्ठ सिंह हो गए, पूर्व आईएएस दिनेश राय का भी जिक्र हो रहा है कि वह हो सकते हैं। उदय प्रताप सिंह भी, उन लोगों का भी जिक्र हो रहा है। तो 2-3 ऐसे बड़े चेहरे हैं जो चुनाव में आपको वहाँ पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। आपके क्या कुछ कमेंट्स होंगे सर इस विधानसभा को लेकर? देखिए यहाँ पर आप कह रहे थे कि संतोष मिश्र कैसे जीत जाते हैं कुर्मी लैंड होने के बावजूद। तो कुर्मी लैंड है तो इसको मान लीजिए अगर नीतीश कुमार वहाँ कस कर अगर ये कर दें तो समझिए कि खेल बदल सकता है। और अब एक चीज़ और है, दूसरी बात है कि ये सीट चूँकि अब किसके पाले में जाता है ये भी मायने है। मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के पाले में चला जाए, फिर क्या होता है, वो कौन प्रत्याशी को उतारते हैं। तो बहुत सारे समीकरण, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब और चीज़ें स्पष्ट होंगी तब समझ में आएगा। वैसे ये कुर्मी लैंड है, अगर नीतीश कुमार दहाड़ेंगे तो सब कुछ बदल सकता है। चलिए, नीतीश कुमार दहाड़ेंगे तो वैसे भी एक सीट नहीं बल्कि नीतीश कुमार दहाड़ेंगे तो पूरा बिहार का समीकरण ही बदल जाएगा। तो आपने देखा, सुना और समझा, राजनीति सिर्फ सत्ता का खेल नहीं, जनभावनाओं का आईना भी है। और हमारी कोशिश यही है कि आपको दिखाएं वो तस्वीर जो भाषणों में नहीं, जमीन पर दिखती है। तो हम लाते रहेंगे आपके लिए हर विधानसभा की गहराई से पड़ताल, बिना लाग लपेट, बेबाक अंदाज में। अगर आपको लगा कि यह विश्लेषण था सटीक तो जुड़िए हमारे साथ अगली विधानसभा की जमीनी हकीकत जानने और समझने के लिए। तो खबरों का सिलसिला न्यूज़ हाट पर जारी है। तब तक के लिए नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए न्यूज़ हाट। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें और अगर अब तक आपने हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि कोई इंपॉर्टेंट स्टोरी आपसे छूट न जाए। बहुत धन्यवाद।